नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ताज़ा तरीन खबरों के साथ। मध्य प्रदेश में तीसरे मोर्चे के तौर पर समाजवादी पार्टी एक्टिव हो रही है। प्रदेश के प्रत्येक जिले में सदस्य बनाए पार्टी सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष रामायण सिंह पटेल ने बताया कि 31 मार्च को प्रदेश भर में समाजवादी पार्टी सदस्यता अभियान चलाकर प्रत्येक जिले में सदस्य बनाएगी। पार्टी के प्रदेश कार्यालय ने सदस्यता अभियान को सफल बनाने के लिए सभी मोर्चा प्रकोष्ठ को निर्देश दिए हैं कि हर जिले में पहले दिन 1000 सदस्य बनाए गए। वहीं इंदौर के समीप महू में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म स्थली पर होने जा रही 14 अप्रैल को होने जा रही राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सभा को सफल बनाने को लेकर भी पार्टियां तैयारी में जुटी हैं। 31 तारीख को संपूर्ण मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश अनुसार और प्रदेश अध्यक्ष जी के आह्वान पर संपूर्ण मध्य प्रदेश पे 1 दिवसीय सदस्यता अभियान रखा है। चूँकि चुनाव नज़दीक है, उसको देखते हुए चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं और 3 तारीख को प्रदेश कार्यालय में आपके चैनल के माध्यम से जहां तक हमारे प्रदेश बॉडी में जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, जिला अध्यक्ष हैं, जो लोग तक हम लोगों की आवाज़ वहां तक पहुंच रही है, सुन रहे हैं या सुनेंगे, तो उनसे ये आह्वान करना चाहते हैं कि 3 तारीख को संपूर्ण मध्य प्रदेश के जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष और फ्रंटल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो और तमाम वरिष्ठ लोगों को 3 तारीख को यहाँ आना अनिवार्य है। इसकी वजह चूँकि लखनऊ से यहाँ एक पूर्व मंत्री भी आ रहे हैं, भोपाल आ रहे हैं, तो उस चुनाव के संबंध में उनसे भी चर्चा किए जाना है, वो भी चर्चा करेंगे सबसे। तो आपसे, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि संपूर्ण मध्य प्रदेश के लोग एक्टिव हो जाएं, क्योंकि अब चुनाव नज़दीक है। हमें सिर्फ चुनाव में जाना है, हमें शिकवे शिकायतों पे ना जाना है। हम संपूर्ण मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मंशा के अनुरूप प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में संपूर्ण मध्य प्रदेश की सीटों पर 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने चुनाव की तैयारियों को देखते हुए और प्रदेश में एक तरह से जन जागरण अभियान, हमारे सदस्यता अभियान जो हमने 31 मार्च को संपूर्ण मध्य प्रदेश में शुरू करने के लिए निर्देशित किया है। वैसे पार्टी का सदस्यता अभियान तो लगातार चल रहा है, परंतु कार्यकर्ताओं में जोश खरोश के लिए हमने 1 दिवसीय संपूर्ण मध्य प्रदेश में सदस्यता अभियान का निर्णय लिया है। उसके साथ ही 3 अप्रैल को अपने यहीं प्रदेश कार्यालय में हमने प्रदेश कमेटी की बैठक लिया है, जिसमें मुख्य रूप से चुनावी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही हमारे परम सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो 14 अप्रैल को महू में आगमन हो रहा है, उस संबंध में कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया जाएगा कि हम लोग कैसे उनसे मिलेंगे और कई लोग जो पार्टी में ज्वाइन करने वाले हैं उनको ज्वाइन कराएंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात होगी। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर के 3 तारीख को बैठक हो रही है। उस बैठक में हमारे प्रदेशवादी के सभी कार्यकर्तागण रहेंगे, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, हमारे प्रदेश प्रवक्तागण एवं संपूर्ण मध्य प्रदेश के जिला अध्यक्ष तथा शहर अध्यक्ष रहेंगे और विशेष रूप से चुनाव में बारे में चर्चा होगी कि हमको कैसे चुनाव लड़ना है और हम उनके चुनाव के प्रतिनिधियों के बारे में भी तैयारी की जाएगी। साथ ही कितने विधानसभाओं में अभी हमको फर्स्ट लिस्ट में हमको घोषणा करानी है, वैसे हमने 57 सीटों के लिए पहले ही चिन्हित कर लिया और चिन्हित करने के बाद हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की वो रिपोर्ट सौंप दिया है। तो मुख्य रूप से अभी हम 57 सीटों पर चर्चा कर लेंगे और चुनाव तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में हम 230 सीटों पर लड़ेंगे। तो सभी जिलाध्यक्षों को हमको निर्देशित करना है कि आप लोग 230 विधानसभाओं में अपने अपने हिसाब से तैयारी करें, क्योंकि अन्य दलों ने भी, भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस ने भी चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। तो हमारी समाजवादी पार्टी भी किसी भी प्रकार से इन पार्टियों से पीछे नहीं रहने वाली है और संपूर्ण मध्य प्रदेश में हम चुनाव की तैयारी में उतर चुके हैं, सभी लोगों को निर्देशित कर चुके हैं।
भारतीय सेना द्वारा युद्ध के दौरान उपयोग किए जाने वाले हथियार और वाहनों को लोग फौजी मेले में नजदीक से देखने के लिए बुधवार को बड़ी संख्या में लोग एमवीएम मैदान पहुंचे, जहां फौजी मेले का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ आज सुबह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। मेले का आगमन सेना के तीनों अंगों की जानकारी नागरिकों को देने और युवा वर्ग के सेना से जुड़ने की प्रेरणा देने के उद्देश्य से किया गया। इस मेले में युद्ध के समय भारतीय सेना के तीनों अंगों वायुसेना, थल सेना और नौसेना के जवान सैनिकों के तहत और कर्तव्यनिष्ठ की जानकारी दी जाएगी। सेना के बड़े में शामिल वाहन भी लोग देख सकते हैं। बड़ी संख्या में वाहन और हथियार एमवीएम मैदान पर रखे हैं, जो आज सुबह बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और हथियारों को नज़दीक से देखा। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में सेना की इस पहल की सराहना की। अंतर्भाग में शांति लाई। ऑपरेशन विजय के तहत उन्होंने 1961 में गोवा, दमन और दीव को 500 वर्षों के विदेशी शासन से मुक्त कराया। 1962 में जब एक विश्वासघाती दुश्मन ने देश पर हमला किया तो हमारी सेना ने कमांडरों का स्रोत भी है। ये राष्ट्र की सेवा में वीरता और निस्वार्थ बलिदान की परंपरा की एकमात्र झलक है। ये एक संजोई हुई विरासत है। भारत के पहले परमवीर चक्र बने मेजर सोमनाथ शर्मा शक्ति को रोक खड़ी है। 1950 के दशक से संयुक्त राष्ट्र के साथ काम करते हुए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव में भारतीय सशस्त्र बलों की मौजूदगी ने अभूतपूर्व परिणाम दिए हैं। इन वर्षों में भारत ने लगभग 1,95,000 सैनिकों का योगदान दिया है, जो किसी भी देश से सबसे अधिक है। आज उन्होंने फिर से हथियार उठा लिए। इतिहास में पहली बार किसी राष्ट्र ने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि मानवता के लिए युद्ध किया और बांग्लादेश का जन्म किया। सहस्त्र बलि के मोड़ पर उन्हें एक बार फिर मातृभूमि की रक्षा के लिए बुलाया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने इस अवसर पर भी मित्रों, ये भोपाल का और मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि हमारी तीनों सेनाओं की कमांडर कॉन्फ्रेंस भोपाल में होने जा रही है। 30-31 मार्च और 1 अप्रैल को। मुझे बताते हुए गर्व है कि मध्य प्रदेश इसको अपना सौभाग्य समझता है और इस कॉन्फ्रेंस में हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पधारने वाले, हमारे रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी पधारने वाले, हमारे सीडीएस और तीनों सेनाओं के चीफ वो भी सौभाग्य से भोपाल में होंगे। और इस अवसर पर मैं धन्यवाद देता हूं सेना को कि उन्होंने फौजी मेला अपना यहां लगाया है। इस फौजी मेले में हमारे तीनों सेनाओं के अलग अलग शस्त्रों का प्रदर्शन किया गया है। अक्सर जनता इनको देख नहीं पाती, लेकिन इस फौजी मेले में आके वो हमारी थल सेना, हमारी वायुसेना और हमारी जल सेना के इन अस्त्रों शस्त्रों को देख पाएगी और एक हद तक सेना कैसे काम करती है
वो भी जान पाएगी। मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने संकल्प किया कि अब हमारी सेना के पास जो हथियार होंगे वो अपने देश में ही बने होंगे। अनेकों ऐसी यहाँ अस्त्र शस्त्र, टैंक और अन्य हथियार हैं जो स्वदेश में निर्मित हैं। मैं सेना को इस कॉन्फ्रेंस के लिए भी और फौजी मेले के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और जनता से अपील करता हूं कि फौजी मेले में जरूर आएं और देखें कि हमारी फौज कैसे काम करती है। धन्यवाद। एमपी सरकार आम लोगों को फिर बिजली का झटका देने जा रही है। कुणाल चौधरी, कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी का बयान, बिजली की दरों में बढ़ोतरी पर कुणाल चौधरी का हमला, सरकार की नीयत आम जनता सर लूटो, उद्योगपति को 2 लोग को राहत देने की जगह बिजली की दर बढ़ रही है, टोल नाका टैक्स की बढ़ोतरी पर कुणाल चौधरी ने कसा तंज। एमपी में टोल की लूट फिर सामने आई है। कुणाल, भोपाल देवास रोड करीब 320 करोड़ में बनी हुई है और अभी तक करीब 1200 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुका है। कुणाल चौधरी की मांग, सरकार करे श्वेत पत्र जारी। इससे जनता को रोज मारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। जनता से लूटो, उद्योगपतियों को दो, स्पष्ट स्थिति के साथ मध्य प्रदेश की सरकार और देश की सरकार काम कर रही है। वो बिजली जिसको कंपनियों से अनुबंध के नाम पे हजारों करोड़ रुपए बिगर बिजली खरीदे अडानी और उसके जैसी कई कंपनियों को ये सरकार दे चुकी है, जिनसे 1 यूनिट बिजली नहीं खरीदी और 21,000 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया और जनता से रोज बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तारों में तो करंट आ नहीं रहा है, बिजली के बिलों के अंदर करंट आ रहा है और यही पैसा जो पिछले दरवाजे से बड़ी बड़ी कंपनियों से लेके विधायक खरीदी में लगता है, इनका जो 100 200 करोड़ के ऑफिस बनते हैं, 1000 करोड़ के, उन ऑफिसों में लगता है और यही काम टोल माफिया के माध्यम से करा जा रहा है। जो देवास भोपाल रोड लगभग 340 करोड़ में बनी, जिसका 1200-1300 करोड़ रुपया निकल चुका है अभी तक और 11 साल उसको और जनता का खून चूसना है, मधुमक्खी की तरह खून चूसना है। वो खून चूसने के बावजूद रोज टोल की दरें बढ़ाती जा रही है। ये सरकार जो झूठ की बात पे आई थी कि अच्छे दिन ला देंगे, महंगाई कम कर देंगे, जनता को ना रोजगार मिल रहा है ना उसकी आर्थिक स्थिति बढ़ रही है। रोज लूट सके तो लूट योजना इस मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है और चंद उद्योगपतियों के गुलामों के रूप में सरकार खेल रही है। विकास के नाम आएगा कौन? मध्य प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई बिक रही है। एक 10,000 करोड़ की संपत्ति 3,000 करोड़ में आरबीआई ने नीलाम कर दी और जिस दिन 3,000 करोड़ में नीलाम करी उसी दिन 3,000 करोड़ का फिर कर्ज मध्य प्रदेश की सरकार ले रही थी और कर्ज किसानों के लिए नहीं लेती है, गरीबों के लिए नहीं लेती है, ये लेती है उद्योगपतियों को, जैसे बिजली के नाम पे सब्सिडी देने के लिए लेती है, टोल कंपनियों को सब्सिडी देने के नाम पे लेती है। बड़े बड़े उद्योगपतियों को कैसे जनता के पैसे दिए जाए इसके लिए ये कर्ज लेती है और उसके लिए जो फर्जी आंकड़ों के माध्यम से मध्य प्रदेश की सरकार ने एक फर्जी आंकड़ा बनाया है कि 2007-8 में जो इकोनॉमी 1 लाख करोड़ की थी, अब कहते हैं कि ये 13 लाख करोड़ की हो गई। क्या हर साल 100% इकोनॉमी बढ़ी? 1300% 13 साल में इकोनॉमी बढ़ने की जो बात कर रहे हैं, ये फर्जी आंकड़ों के माध्यम से कर्ज लेने का काम करते हैं। पे करने की कोई व्यवस्था नहीं है। ये कर्ज भी जो लेते हैं सिर्फ अपने कैसे लूट सके तो लूट योजना करी जाए और जो विधायक खरीदी का पैसा है, जो बड़े बड़े इनके ऑफिस बन रहा है, इनका जो सपना एक देश की सरकारों का सपना होता था कि हर जगह स्कूल खोले जाए, हर जगह कॉलेज खोले जाए, हर जगह हॉस्पिटल खोले जाए और इनकी सरकार का सपना रहता है करोड़ों करोड़ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय खरीदे जाए और विधायक खरीदे जाए। उसकी वसूली आम जनता की जेब पे डाका डाल के सरकार कर रही है। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले की है, जहां सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सामने चेकिंग के दौरान रीवा यातायात थाना प्रभारी सूबेदार दिलीप तिवारी और आरक्षक अमित सिंह बंगेल को 10,500 की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया। कार्रवाई के संबंध में लोकायुक्त एसपी गोपाल सिंह धाकड़ ने बताया कि आदर्श नगर निवासी नवल किशोर मिश्रा बोलेरो पिकअप वाहन चलाते हैं। गत दिवस उनकी गाड़ी में कूलर लोड कर सीधी मझोली जा रहे थे। बेकहा तिराहे पर चेकिंग के नाम पर गाड़ी पकड़ ली गई और गाड़ी छोड़ने के नाम पर 15,000 की मांग की गई है। बातचीत के दौरान 10,500 में गाड़ी छोड़ने
की बात हुई है। 4 दिन से गाड़ी थाने में खड़ी थी। गाड़ी में लोड कूलर भी नहीं उतारे गए थे। गई थी 24 तारीख की रात में, और सर मैं छुड़वाने के लिए गया था कि हमारी गाड़ी छोड़ दीजिए। उसमें 15,000 रुपये मांग रहे थे। फिर सर मेरी काफ़ी मिन्नतें करने के बाद दिलीप तिवारी जी से बात हुई। उन्होंने बोला कि 10,500 रुपये जमा कर दो, हमारी गाड़ी हम यहीं से छोड़ देंगे। पैसे कब आपने कहाँ पे दिए हैं? सर मैं कल भी गया था, पर कल सर मिले नहीं थे, तो आज ट्रैफिक यहाँ पे सिविल लाइन थाना के सामने चेकिंग लगी हुई थी, तो वहीं पे मेरे को देना पड़ा। पैसा आपने आपसे किस बात के लिए पैसे मांगे गए थे? गाड़ी छोड़ने के लिए। क्या आरोप लगाए गए थे आपको? आरोप तो सर गाड़ी पकड़ी गई थी तो बोल रहा था कि ड्राइवर आपका दारू पिए हुए है। दारू पिए थे वो? नहीं सर, कोई दारू नहीं पिया हुआ था। कहाँ ले जा रहे थे आप सामान? सर ये रीवा से मझौली के लिए लोड किया हुआ था। कूलर, जो गाड़ी में सामान रखा हुआ था, कूलर लोड है। हाँ, ये कहाँ रीवा से मझौली ले जा रहे थे? क्या सामान था? कूलर था सर। ये कब की घटना है? ये 24 तारीख की शाम की घटना है। तो आपने इसकी विधिवत रसीद कटवाने की प्रयास किया था कि भाई अगर चालान हुआ तो चालान कर दीजिए? सर मैं कोशिश कर रहा था कि छूट जाए सस्ते में। सर ये बोल रहे थे कि 15 से 20,000 रुपये का चालान होगा कोर्ट से, तो मैंने बोला कि सर यहीं से छोड़ दीजिए, तो ये मान नहीं रहे थे सर। आपकी दुकान है? नहीं, दुकान नहीं है सर। क्या करते हैं आप? मैं सर किसानी करता हूँ। किसानी करते हैं। सामान मतलब आपकी गाड़ी है? जी सर, मेरी गाड़ी है। आपका नाम क्या है? नवल किशोर रजक। पैसा किसके हाथ में दिया है? पैसा सर सूबेदार साहब इन्हें अमित सिंह बघेल जी को दिलवाया था। पैसा दिलवाने, पैसे की बात किससे हुई थी? पैसे की बात सर अमित तिवारी दिलीप तिवारी जी से। इसमें रीवा के आदर्श नगर निवासी हैं नवल किशोर रजक। इनका एक बोलेरो पिकअप वाहन चलता है। 24 तारीख को शाम को करीब 8:30 बजे उसमें जो है कुछ जो उनका ट्रांसपोर्टेशन का काम है उसमें कूलर भर कर सीधी मझौली जाना था। तो रात में 8:30 बजे के करीब जो है उस गाड़ी को चेकिंग के लिए जो पुलिस की रूटीन चेकिंग होती है उसमें रोका गया था, और उसमें ड्राइवर की चेकिंग और बाकी सब गाड़ियों के कागजात की चेकिंग की गई थी। उसी कारण से उस गाड़ी को जो भी उसमें कमी पेशी पाई गई होगी। शराब पीकर वाहन चलाने का भी एक आरोप ड्राइवर पर लगाया, जो कि बाद में फरियादी का ऐसा कहना है उसने शराब नहीं पी थी। उस गाड़ी को जो है 24 तारीख से पकड़ के आज दिनांक तक थाने में खड़ा किया हुआ ट्रैफिक थाने के जो इंचार्ज हैं सूबेदार दिलीप तिवारी और एक उनका आरक्षक है साथी। फरियादी के अनुसार, आरक्षक का नाम क्या है? फरियादी के अनुसार जो है उसमें इसको बुलाया गया दूसरे दिन सुबह। बुलाने के बाद उससे जो है 15,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई गाड़ी छोड़ने के लिए। अब चूँकि उसमें अगर नियम की बात करें तो ऐसा है कि या तो पुलिस खुद चालान करके गाड़ी छोड़ दे, जो भी उसमें दंडात्मक कार्रवाई उसको होना चाहिए। सेकंड फेज है जो भी ट्रांसपोर्ट नियम है उसमें अपना न्यायालय में जो है चालान जमा करके बेच के और जो भी उस पर दंड बनता है, आर्थिक दंड या जो भी होता है, तो उस पर कार्रवाई हो जाना चाहिए। तो 4 दिन से गाड़ी खड़ी होने के बावजूद फरियादी का ऐसा भी कहना है कि चूँकि उसमें हमारा माल था, गाड़ी नहीं छोड़ी, तो ये बाद में गया था खाली गाड़ी लेके, तो उसमें भी जो है उसने माल भी नहीं छोड़ा। गाड़ी तो छोड़ी नहीं, लेकिन जो उसमें कूलर वगैरह जो भरे हुए थे सामान वो भी उन लोग वापस नहीं किया गया। तो वो 15,000 रुपये चूँकि नहीं देने की स्थिति में था, इसलिए फिर जो है उसने हमारे यहाँ शिकायत की थी, उसका हमने सत्यापन कराया। उस सत्यापन में क्लियर कट डिमांड पाई गई और आज जो है 15,000 की जो डिमांड थी उनकी, उसके एवज में जो 10,500 पे सौदा तय हुआ था, तो वो 10,500 रुपये लेते हुए एक आरक्षक जो है और सूबेदार जो कि थाना प्रभारी भी है ट्रैफिक के रीवा के, उनको आज दोनों को रंगा हाथों रीवा लोकायुक्त के द्वारा जो है पकड़ा गया। तो पहले रकम ले चुके हैं? नहीं, पहले कोई रकम नहीं ली। बातचीत हुई थी, बातचीत के बाद चूँकि वो दे नहीं पाया था, फरियादी को परेशान था, उसका सामान भी नहीं लौटाया गया था, तो उसने हमारे यहाँ शिकायत की थी। तो प्रभारी का नाम ये तो प्रभारी का नाम दिलीप तिवारी। आरक्षक हैं अमित सिंह। आगर मामला मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारियों ने आगर के सरकार वाड़ा चौराहे पर मृत नाबालिग लड़की के पार्थिव शरीर को रखकर धरना प्रदर्शन किया गया और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई। आपको बता दें कि आगर के लक्ष्मणपुरा निवासी 16 वर्षीय नाबालिग लड़की 26 वर्ष तारीख की सुबह 4 बजे से घर पर बिना बताए घर पर एक पत्र लिखकर कहीं चली गई थी। पत्र में एक वर्ग विशेष के व्यक्ति था नाम लिखा हुआ था, जिससे 2 दिन
दिन बाद आज आगर के मोती सागर तालाब के पास स्थित कुएं से नाबालिग का मृत अवस्था में शव मिला है, जिसका पुलिस व नाबालिग बालिका के परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम किया गया। आज जो हमारी बहन की हत्या हुई है, प्रशासन को 3 दिन हो गए थे बहन को यहाँ से लापता हुए। उस समय प्रशासन को हमने कल जाकर जब थाने का घेराव किया, उसके बाद प्रशासन ने हमारा पूर्ण तरीके से साथ दिया है। और मुस्लिम समुदाय का जो लड़का था उनने और मुस्लिम समुदाय के द्वारा बहन की जो हत्या हुई है, इसके लिए अगर जो 4 व्यक्ति बहन के घर पर गए थे धमकी देने के लिए, उसमें से प्रशासन ने 2 व्यक्ति को तुरंत छोड़ दिया। हाँ, क्यों छोड़ा? और वो जो 2 व्यक्ति को छोड़ दिया है, वो तुरंत उनके ऊपर हथुआर कार्रवाई होनी चाहिए और अभी उनको अंदर उठाना चाहिए। घटनाक्रम रहा पूरी क्या घटना की है, पुलिस ने क्या कार्रवाई की और क्या आश्वासन लोगों को दिया जा रहा है? ये 26 तारीख की बात एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, नीचे नाबालिग लड़की गुम हो गई, उस पर से एक अपराध दर्ज किया गया था और विवेचना की जा रही थी। इसी दौरान उक्त युवती की लाश बड़ा तालाब के पास कुएं में तलाश के दौरान उसका पीएम कराया गया और पीएम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, उसमें जांच की जा रही है और जो साक्ष्य आए उसके अनुसार बाकी सामने चिट्ठी हाँ एक चिट्ठी प्राप्त हुई है, उसमें एक शख्स का नाम है, उसके संबंध में आगे का शव रख कर प्रदर्शन हाँ शव रख के प्रदर्शन किया है। यहाँ पे मार्केट में पूरा मार्केट मटेरियल क्या मांग और उन लोगों यही मांगते कि जो संदेही है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है, हम लोग उस पर हिसाब से करें। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है आपने? पुलिस ने ये आश्वासन दिया कि जो कानूनन जो कार्रवाई है सख्त जो साक्ष्य आएगी उसके अनुसार सख्त कार्रवाई है। अभी तक प्रारंभिक अभी परिवार का जो आरोप है किसी शख्स से बात कर रहे थे उसके संबंध में साक्ष्य एकत्रित किया जाए। चिट्ठी में किस तरह की बात है? चिट्ठी में अभी बाहर नहीं कर सकते, चिट्ठी में जो बात आई है वो साक्ष्य का है। सर परिवार आरोप लगा रहा मकान और दुकान तोड़ने का। मकान दुकान जो नियमानुसार होगा, इसमें अतिक्रमण वगैरह होते हैं जो नियमानुसार हो जाएगा, जो भी उसमें साथ आएगी उस दायरे में तो प्रशासन करेगा। चांचोड़ा बीनागंज नगर परिषद की बजट की बैठक चांचोड़ा के कम्युनिटी हॉल में रखी गई, जिसमें आगामी विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। बता दें कि सबसे बड़ी बात इस बैठक में यह देखने को मिली कि पत्रकारों को बुलाया तो गया लेकिन बजट की कॉपी ही नहीं दी गई। साथ ही करोड़ों रुपए का जलकर अभी भी नगर परिषद पर बाकी है। करीब 5 करोड़ रुपए का कर्ज जल संसाधन विभाग का नगर परिषद को देना है, जो अभी तक नहीं दिया गया और करोड़ों रुपए की जल नल योजना आज भी अधर में लटकी हुई है। इस मामले में चांचोड़ा एसडीएम ने कहा कि संबंधित ठेकेदार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। 64 लाख रुपए का राशि अपने पास शेष है और बाकी 1 करोड़ रुपए पर्यटन कार्यक्रम को मिलने की संभावना है। विधायक निधि के रूप में 7,50,000 रुपए अपने पास शेष है। राज्य वित्त आयोग में 50 लाख रुपए मिलने की संभावना है। कायाकल्प अभियान अंतर्गत ये सड़कों का मरम्मत सुधारीकरण कार्य 1 करोड़ रुपए मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री शहरी योजना के अंतर्गत 502 रुपये का बजट सर्वसम्मति से पास किया गया जी। आज 46 लाख 89,661 रुपये जिसमें बचत बताई गई है, अनुमानित है। और नगर सारा जो है विकास कार्य के लिए बजट पेश किया गया है, सभी पार्षद द्वारा सर्वसम्मति से पास किया गया। सर करोड़ों रुपए जलकर जो बकाया है, जो अब तालाब का जैसे जिक्र किया गया था अभी इस बजट के दौरान कि करोड़ों रुपए नगर पालिका को देना है जल संसाधन विभाग को, पिछले वर्षों का बकाया है, पुराना बकाया है, उसको अभी परिषद द्वारा जो है किस्तों में दिया
सर आगामी गर्मियों को देखते हुए पेयजल व्यवस्था के लिए क्या सुधार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं आपके? उसके लिए अभी पेयजल परिवहन की व्यवस्था करेंगे और ट्यूबवेल वगैरह भी लगानी उससे और कुआं भी करेंगे। तो अभी समस्याएं चल रही हैं उसके लिए क्या करेंगे सर? उसके लिए भी पेयजल परिवहन करेंगे। परिवहन करेंगे। जिन गलियों में परिवहन नहीं हो पाता सर उन गलियों में क्या करेंगे आप? जहाँ टैंकर नहीं पहुँच पाता जिन गलियों में, उनके लिए क्या सेवाएं आपकी? उसमें पंप लगाएंगे, सब्जी मंडी एक बड़ी समस्या इस नगर के लिए रही है हमेशा, बीनागंज के लिए। नया कोई प्रावधान नगर परिषद ने किया है जिससे कि इससे निजात मिल सके और ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके? सब्जी मंडी के लिए भूमि आवंटन हो चुकी है, अति शीघ्र जो है उसको बनाएंगे। छतरपुर पुलिस लाइन में आज छतरपुर रेंज डीआईजी ललित शाकिवार और छतरपुर एसपी अमित सांगी ने प्रेस वार्ता की। छतरपुर एसपी अमित सांगी ने बताया कि पुलिस का काम है जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना। पुलिस और आम जनता के बीच में जो दूरी रहती है वह उसी दूरी को कम करना। अपराधी पुलिस से डरे और एक आम व्यक्ति पुलिस से बात कर सके। छतरपुर एसपी अमित सांगी ने कहा कि पत्रकार और पुलिस का संबंध बहुत ही अच्छा रहना चाहिए। पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने में पत्रकारों की बहुत ज़रूरत होती है। पत्रकारों से ही शहर में चल रही गतिविधियों का भी पता चलता है। हम आशा करते हैं निकलना है और उसके लिए मैं समस्त छतरपुर वासियों को पुलिस परिवार छतरपुर की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं जो यहाँ पे सभी छतरपुर के नागरिक हैं उनको एक संवेदनशील पुलिसिंग देने का मैं प्रयास करूँगा। जो अच्छे लोग हैं उनको पुलिस रिश्वत नजर आएगी और जो कानून तोड़ते हैं उनके ऊपर हम किसी भी तरह की ढील नहीं। सर एक छतरपुर है उत्तर प्रदेश के जिलों से लगा हुआ अटैच है, क्या आपके द्वारा जो कि छतरपुर के द्वारा क्राइम बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश से क्राइम क्रिमिनल आते हैं और क्राइम करके चले जाते हैं, तो क्या महोबा के जिले के एसपी और इनसे आपके संपर्क रहेंगे ताकि क्राइम में रुकावट लगे छतरपुर में? हाँ बिल्कुल, 6 या 7 जिलों की सीमाएं लगती हैं छतरपुर से और एक अभी यद्यपि इलेक्शंस में टाइम है उसके पहले डीआईजी सर और आईजी सर से पुलिस की एक समन्वय बैठक यहाँ पे स्थापित करेंगे। ये अक्सर होता है कि जब मैं मुरैना एसपी था वहाँ भी धौलपुर जो है राजस्थान उसकी सीमा लगती थी और 1-2 जिलों की सीमाएं और लगती थी। तो हम क्रिमिनल्स की सूची का आदान प्रदान करते हैं, हम वारंटियों की सूची का आदान प्रदान करते हैं कि ऐसे क्रिमिनल जो छतरपुर के हैं महोबा चले जा रहे हैं, अन्य जिलों में चले जा रहे हैं और एक अच्छा समन्वय स्थापित करते हैं। तो दोनों राज्यों की पुलिस पूरे भारत की एक ही है, दोनों राज्यों की पुलिस दोनों जिलों की पुलिस मिलकर समन्वय से कार्रवाई करते हैं, तो उसमें कुछ कमी है। सर यहाँ पर जमीनों के अवैध कब्जे को लेकर के एक नए तरह का स्ट्रेटेजिक क्राइम शुरू हुआ है पिछले कुछ 1 साल से, इसको कंट्रोल किया गया कई सारी FIRs करके, इसको गोलियां भी चलती हैं कई बार। मूल मुद्दा जमीनों के कब्जे को लेकर के रहता है, इसके लिए क्या कोई कड़ी स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी? इसमें मैं जो कलेक्टर साहब हैं, क्योंकि जमीन का मुद्दा रहता है और जमीन का क्या स्टेटस है ये पुलिस से बेटर RI, पटवारी और राजस्व अधिकारी जानते हैं, परंतु ये समस्या छतरपुर में सभी जगह चल रही है कि कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो कि जमीनों पे कब्जा करते हैं। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि राजस्व अधिकारियों के साथ पुलिस अधिकारी मिलकर और इस को पनपने ना दें और यदि कुछ हुआ भी तो उस पर हम खड़े। जबलपुर के मझोली थाना क्षेत्र से आए परिजनों ने एसपी से न्याय की गुहार लगाते हुए मझोली थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए आरोपी पर कार्रवाई की मांग की है। जहां मझोली से आए पीड़ित परिजनों ने एसपी को बताया कि उनकी नाबालिग बेटी मझोली के शासकीय माध्यमिक शाला में पढ़ती है, जहां विगत दिनों स्कूल के बाजू में पंचायत कार्यालय है जिसमें पदस्थ चौकीदार के द्वारा उनकी बेटी के साथ अश्लील हरकत करते हुए दुष्कर्म का प्रयास किया गया, जिसको लेकर मझोली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। वहीं पुलिस के द्वारा NC-ST एक्ट, पास्को और एक्ट व विभिन्न धाराओं के तहत राजेंद्र सिंह के ऊपर धाराएं लगाई गई थी। हम क्या शिकायत लेकर आए हैं और क्या मामला? हमारी बच्ची स्कूल आती रही, 8वीं में पढ़ती रही, वहीं का एक आदमी छेड़ाछाड़ी कर रहा था। हम लोग ने कंप्लेंट भी की तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही और वो निकल के भी आ गया। आपसे कोई कागज़ में साइन कराए थे? हाँ, कोरे कागज़ में साइन कराए रहे और सीधे हमको इतने हाई कोर्ट बोले रहे कि 30 नंबर कोर्ट जाना है। कौन है आरोपी, क्या करता है? वो आरोपी
वो राजेंद्र राजपूत है। क्या करता है? वो वहीं चौकीदारी करता है, किसमें? ये वो पंचायत में, वहीं बगल में पंचायत है। कब का मामला है? कितने दिन? ये कुल दिन हो गए सर, क्या हमारे भैया ख़त्म हो गए हैं तो हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दिए। फिर क्या चाह रहे हैं? उसको सज़ा मिलना चाहिए। ऐसे वो भागेगा तो फिर दूसरों के संग भी ऐसे ही करेगा। फिर वो आज कहाँ आए हैं आपको? आज हम यहाँ SP ऑफिस आए हैं। ठीक है, नाम बताओ। राजा सिंह। फिलहाल के लिए अब तक की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।